हेलो एवरीवन, आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें जो टॉपिक है हमारा वो है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्या इसके फीचर्स थे, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी की जो लड़ाई है, वो 1757 में आधुनिक भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। क्योंकि इसी टाइम से जो ब्रिटिश सरकार है, यानी जो ब्रिटिश का जो शासन है भारत पे, वो और मजबूत स्थिति में आ गया। इस युद्ध के बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वे जो ब्रिटिश रूल है, वो अपना कब्जा भारत पे अच्छे तरीके से करने वाला था। इसकी मजबूत पकड़ इसी से साबित हो गई थी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनकी फ्रांसीसी सेना के खिलाफ लड़ी थी। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, और उसके बाद जो यहाँ के इंडिया के नवाब सिराजुद्दौला, इनके बारे में आप जानते ही होंगे, और इनका फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। तो उसके लिए फ्रांसीसी सेना भी इनके साथ थी लड़ाई के लिए। इस लड़ाई को अक्सर निर्णायक घटना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भारत में अंग्रेजों के अंतिम शासन का स्रोत थी। जो अंग्रेज लोग थे, उनका जो मजबूत पकड़ था, इस युद्ध के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पता होगा, मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं कि जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, उसके द्वारा इनकी जो सत्ता थी, अंग्रेजों का जो शासन था, वो भारत पे पूरी तरीके से हो गया था। तो ये दो युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से जो प्लासी का युद्ध है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो ये लड़ाई हुई थी वो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासन काल के दौरान हुई थी। प्लासी की लड़ाई के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने साम्राज्य पर शासन किया था। प्लासी की युद्ध के दौरान जो मुगल सम्राट थे उस समय, वो आलमगीर सेकंड थे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव मीटिंग विद मीर जाफर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ये एक इंपॉर्टेंट क्षण था। इसके बारे में मैंने एक फोटो लगा दी है, इसको आप लास्ट में भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्लाइव हैं और ये मीर जाफर हैं। अब प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि, क्या बैकग्राउंड था, किस वजह से लड़ाई हुई और क्या क्या चीजें हुई, उसको समझते हैं। किस वजह से ये लड़ाई हुई? अपने दादा अलवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब के रूप में उत्तराधिकारी जो चुना गया, वो नवाब सिराजुद्दौला को चुना गया। वह पिछले वर्ष बंगाल का नवाब बन गया था। जो वहां पे किलेबंदी होती थी, उनको रोकने का आदेश दे दिया था ये नवाब सिराजुद्दौला ने। उसके बाद कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश जीत ने सिराजुद्दौला को भारत में ब्रिटिश बढ़ती शक्ति से भयभीत कर दिया था। जो कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश सेना जब जीत गई थी, तो सिराजुद्दौला उससे भयभीत हो गए थे, उससे डर गए थे कि हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, ब्रिटिश सेना राइज कर रही है, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है, द कंपनीज ऑफिशियल अब्यूज देयर ट्रेड प्रिविलेजेस इन अ वे दैट हार्म द नवाब्स फाइनेंसेस। जो कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने व्यापार विशेषाधिकारों का इस तरह से दुरुपयोग किया कि नवाब साहब के वित्त को नुकसान पहुंचा। जो नवाब सिराजुद्दौला हैं, उनके वित्त को नुकसान पहुंचाया, फाइनेंसेस को नुकसान पहुंचाया। इस वजह से भी वो परेशान हुए और क्रोधित हुए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीन रीजंस थे, पृष्ठभूमि थी, कि जैसे किसी भी चीज का बैकग्राउंड होता है कि किस वजह से ये घटना होने का कारण बना। धीरे धीरे जैसे कि कुछ बढ़ते जाता है, बात बढ़ती जाती है, उसके बाद कोई एक परिणाम आ जाता है। तो उस तरीके से जो युद्ध का जो कारण बना, धीरे धीरे जो बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, वो यही था कि नवाब सिराजुद्दौला तो पहले एक नवाब बन गए वहां के, क्योंकि उनके दादा अलवर्दी खान हैं, उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद जो अंग्रेजों की सेना थी, वो धीरे धीरे राइज कर रही थी कलकत्ता युद्ध के बाद। उसके बाद वो भी उनका डर का कारण बना। और जब कंपनी के अधिकारियों ने उनके वित्त को नुकसान पहुंचाया, उनके फाइनेंसेस को नुकसान पहुंचाया, तो इससे भी एक माहौल तैयार हुआ। और उसके साथ ही, जैसे कि ये रीजंस तो थे ही, उसके साथ ही कंपनी ने जो नवाब हैं उन्हें और गुमराह करने की कोशिश की। और एक राजनीतिक भगोड़े, जो कि राज बल्लभ के पुत्र कृष्णदास था, उसको नवाब साहब की इच्छा के विरुद्ध भारी खजाना लेकर भाग गया था, जो उसको शरण देकर गलती को और बढ़ा दिया। तो ये भी एक रीजन था। उसके बाद कंपनी को अपने हिस्से के लिए सिराज पर बंगाल में फ्रांसीसी के साथ अपने व्यापार विशेषाधिकारों को कम करने की साजिश का संदेह था।
जैसे जो फ्रांस के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा था, तो उनके व्यापारिक विशेषाधिकार को कम करने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। तो ये भी इनको एक संदेह था, तो ये भी एक कारण बना। उसके बाद जब सिराज ने कलकत्ता में अंग्रेजी किले पर हमला किया और जब्त कर लिया, तो इसने उसकी दुश्मनी को और उजागर कर दिया। जो कलकत्ता था वहां पे उन लोगों ने ब्रिटिश जो कंपनी थी उसने किलेबंदी कर दी थी, लेकिन सिराजुद्दौला वहां पे जाके जो कलकत्ता में अंग्रेजों के किले पर हमला बोल के उसको अपने तरफ कर लिया, उसको जीत लिया। उसके बाद जो इनकी दुश्मनी थी ब्रिटिश कंपनी की और इनकी, वो और बढ़ गई। तो ये भी एक रीजन बना। द वाइडली पब्लिश्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी शुड बी मेंशन्ड हियर। जो आप सुनते हैं कि ब्लैक होल त्रासदी जो सिराजुद्दौला से संबंधित है, वो भी इसी क्षण में हुई थी। तो जो ये ब्लैक होल त्रासदी है उसके बारे में बताया जाए तो ये माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजी सैनिकों को कैद किया, जिन्हें एक बहुत छोटे से कमरे में रखा गया था, जहां उनमें से 123 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। तो ये भी एक रीजन बन गया कि जिससे कि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो लोग भी बौखलाए, और ये भी एक कारण बना बैटल ऑफ प्लासी का। तो ये सारी घटनाएं क्रम से हो रही थी, ये सारे जो फैक्टर्स थे, ये सारे जो एक्शंस थे वो साथ में हो रहे थे। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मिला वो हो गया बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं। जो ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है उसकी जो शुरुआत हुई थी, वो 23 जून 1757 में हुई थी। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये पूछते हैं कि किस टाइम पे किस डेट में ये हुआ था। तो 23 जून 1757 में तो बंगाल के प्लासी क्षेत्र में हुआ था। तो आपसे पूछते हैं कि प्लासी किस क्षेत्र में पड़ता है, प्लासी किस स्टेट में पड़ता है आज के, तो वो बताएंगे आप वेस्ट बंगाल या फिर बंगाल। तो आप बंगाल कह सकते हैं। तो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद प्लासी का कलकत्ता में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना के आगमन ने बंगाल में अंग्रेजी स्थिति को मजबूत कर दिया था। जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बड़ी सेना थी, यानी जो एक आर्मी थी, वो बहुत ही बड़ी थी। तो उस वजह से जो अंग्रेजों की स्थिति थी, जो कंपनी की स्थिति थी, वो बहुत मजबूत हो गई थी। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्लाइव ने नवाब के गद्दारों, जैसे कि जो सिराजुद्दौला के साथ में थे, उन्होंने ही उनसे गद्दारी की थी। तो उसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, बंगाल में एक शक्तिशाली बैंकर थे, और ओमीचंद के साथ एक गुप्त गठबंधन किया। जो क्लाइव था उसने देखा कि कौन कौन गद्दारी कर सकता है, उसने पता किया। उसके बाद उनको कुछ लाभ के लिए लालच दिया, जैसे कि आपका ये प्रॉफिट होगा, आपको राजा बनाया जाएगा, ये सारी चीजें लालच में दी गई। आप देखते होंगे पुराने टाइम में जो मुगल काल था या फिर बाकी जो काल थे, वहां पे अपने ही भाइयों में या फिर अपने ही लोगों में काफी सारी लड़ाइयाँ होती थी साम्राज्य के लिए या फिर एम्परर बनने के लिए। तो उनमें से ये लोग भी थे कि मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ ने उनसे गद्दारी की, ताकि वो लोग भी कुछ लाभ पा सकें या फिर वहां पे रूल कर सकें। तो इसके बाद समझौते के तहत क्या हुआ था इसको मैं बताता हूं। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था, जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग नवाब ही बनना चाहते थे, रूल करना चाहते थे। तो मीर जाफर जो है उनको नवाब बनाया जाना था, और कंपनी को उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, ये भी बताया गया था कि उनको पुरस्कार भी मिलेंगे। पुरस्कार मतलब कि आपको धन मिलेगा और सारी चीजें मिलेगी, जिससे कि आप रूल भी करेंगे और आपका भौकाल भी टाइट रहेगा। तो ये सारी चीजें इनको लालच दी गई और ये मान भी गए। उसके बाद षड्यंत्रकारियों के साथ, यानी जो इन्होंने ये एक कॉन्स्पिरेसी रची थी, उनके साथ कंपनी के गुप्त गठबंधन ने अंग्रेजी स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। कि जब ऐसा हो जाएगा कि जो घर के भेदी हैं वही जब साथ में हो जाएंगे उनके, जैसे कि अपने ही घर का कोई दूसरे के साथ मिल जाए दुश्मनों के साथ, तो आप हार निश्चित है। तो उसी तरीके से ये बताया जा रहा है कि जब अंग्रेजी शासकों के साथ जब हमारे ही लोग मिल गए, यानी सिराजुद्दौला के साथ के लोग मिल गए, तो इनकी हार निश्चित थी और वो उनकी स्थिति मजबूत हो गई थी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। कहानी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो बताया जा रहा है नतीजतन प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत लड़ाई शुरू होने से पहले ही तय हो गई थी। जब ये सारी चीजें हो गई, षड्यंत्र हो गया, जो कॉन्स्पिरेसी थी वो हो गई, सब लोग साथ में हो गए, उन्हीं के सिराजुद्दौला के लोग अंग्रेजों के साथ में हो गए, तो जाहिर सी बात है कि जीत निश्चित थी अंग्रेजों की। उसके बाद नवाब के अधिकारियों की साजिश के परिणाम स्वरूप जो इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची थी, उसी के अनुसार मुट्ठी भर जो क्लाइव के सैनिक थे, जो क्लाइव के सैनिकों की बात की जाए तो बहुत कम थे, लगभग 8,000 के आसपास थे। और जो सिराजुद्दौला की जो सेना थी उनकी बात की जाए तो वो 50,000 लोग थे, लेकिन फिर भी हार गए थे। तो ये अपने आप में बहुत ही मेंशन किया जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें पीछे बैकग्राउंड में ये सारी चीजें हुई थी। तो मीर जाफर के बेटे मीरान ने सिराजुद्दौला को पकड़ने और उनकी हत्या करने का आदेश दिया था।
प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल के विशाल संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर दिया था। जो बंगाल था वो बहुत रिसोर्स रिच था, और जब ये लड़ाई उन्होंने जीत ली, उसके बाद संसाधनों पर, जो वहां के रिसोर्सेज थे, उस पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो गया। तो आप ये भी समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने वस्तुतः बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार कर लिया। जो बंगाल का ट्रेड था और कॉमर्स था, उस पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एक एक पर्सन की जो जो युद्ध में इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, तो उसमें मित्र राष्ट्र और ये सारी चीजें आपको पता है। तो इस तरीके से हम लोगों को जब पता रहता है कि कौन कौन पक्ष में था, कौन कौन विपक्ष में था, इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्लियर क्लियर एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो सिराजुद्दौला के बारे में बात करें तो ये बंगाल का नवाब था, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी। अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी के रूप में ये बने थे नवाब। उसके बाद वह ब्लैक होल त्रासदी में शामिल थे। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में अगर बात की जाए तो 146 जो अंग्रेज सैनिक थे उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई थी दम घुटने की वजह से। तो ये भी इनसे संबंधित है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। फ्रांस के साथ इनका व्यापार विशेषाधिकार था सिराजुद्दौला का, तो उसको भी प्रभावित किया था नकारात्मक रूप से, निगेटिव तरीके से। तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको इनके बारे में ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद उसने कोलकाता में अंग्रेजी किले पर हमला किया और कब्जा कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ अपनी दुश्मनी को उजागर किया। जब कलकत्ता का किलेबंदी कर दिया था उन लोगों अंग्रेजों ने, तो इस वजह से इसने हमला भी किया और उसके बाद कब्जा भी कर लिया। तो इस वजह से सीधे तौर पे अंग्रेजों के खिलाफ दुश्मनी को उजागर कर दिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने कृष्णदास, जो कि राजनीतिक भगोड़ा था नवाब सिराजुद्दौला के काल में, उसे शरण दी थी। तो इस वजह से वो निराश हो गए थे, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद व्यापार विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया था, तो ये भी एक इसके साथ शामिल है। और उसने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की थी, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। उसके बाद मीर जाफर के बारे में समझते हैं। तो जो नवाब का सेनापति था वो मीर जाफर ही था, तो वही जब मिल गया था तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिश्वत दी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था तो रिश्वत दी ही थी। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने नवाब बनाने के लिए बात की थी, तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद उसने युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। तो ये सारी चीज़ें एक मीर जाफर के बारे में जिस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो राय दुर्लभ थे उनके बारे में अगर बात की जाए, जिन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, तो वह नवाब की सेना के सेनापतियों में से एक था। ये भी एक सेनापति था, राय दुर्लभ। जो राय दुर्लभ है वो उनकी सेना में शामिल हुआ था, लेकिन युद्ध के समय उसने भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट ही नहीं किया युद्ध में। तो ये एक तरीके से धोखा देने का काम किया था। उसके बाद अगर जगत सेठ की बात करें तो वह एक प्रभावशाली बैंकर था। ठीक है, और उसके बाद वह उस साजिश में शामिल था जिसके परिणाम स्वरूप नवाब सिराजुद्दौला को कारावास और अंततः हत्या कर दी गई थी। तो जगत सेठ के बारे में भी आप ये याद रखिएगा। अगर ओमी चंद की बात करें, ओमी चंद भी उसमें से एक था, जो कि एक व्यापारी था, यानी कि एक मर्चेंट था। और उसके बाद वह नवाब के खिलाफ साजिश के मुख्य आयोजक में से एक था। इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साजिश करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी करने के लिए क्लाइव के साथ। और 1757 में प्लासी की लड़ाई से पहले रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दी गई संधि के हस्ताक्षरकर्ता में से एक था। जो उसके लिए सिग्नेटरी रहते हैं उनमें से ये एक था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्लासी के युद्ध का महत्व क्या है इसका सिग्निफिकेंस, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब का ताज पहनाया गया। जो मीर जाफर हैं उनको वही बनना था, राजा बनना था। तो इसी वजह से इन्होंने इसका साथ दिया था, क्लाइव का। तो फाइनली इनको नवाब बनाया गया, तो उसका नवाब का ताज पहनाया गया। उन्होंने, जैसे मीर जाफर ने अंग्रेजों को बड़ी रकम के साथ 24 परगनाओं की जिम्मेदारी भी दी थी। तो एक खुशी में, जैसे कि 24 जो परगना होते थे, परगना उस टाइम पे होते थे, तो उसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों को दी दी थी। तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को कितने परगनाओं की जिम्मेदारी दी थी, तो आप बताइएगा 24। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो प्लासी का युद्ध राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, पॉलिटिकल तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इसी से जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो हम लोगों पे रूल करने लगे थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी।
और इसे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के रूप में सही माना जाता है। तो आपको ये क्लियर ही है। उसके बाद लड़ाई ने बंगाल में अंग्रेजी सैन्य श्रेष्ठता की स्थापित की थी। जो वहाँ के इंग्लिश मिलिट्री के लोग थे, उन्होंने अपना प्रबलता को दिखाया, ये भी बताया जा रहा है। फ्रांसीसी उनके मुख्य प्रतिद्वंदियों को पदच्युत कर दिया गया था। जो उनके इंपॉर्टेंट राइवल्स थे, यानी कि जो उनके प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी लोग, उनको हटा दिया गया था वहां से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लड़ाई का। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे उसके साथ ही जो वहाँ की मिलिट्री है उसको एक अच्छे तरीके से वेल एस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि उनकी जो प्रतिष्ठा थी, यानी कि जो उनका प्रॉस्पेरिटी थी, जो प्रेस्टिजियस था, वो अपना आसमान छू गया था। तो इनको भी आप याद रखिएगा कि इस युद्ध के बाद जो ब्रिटिश सेना थी, जो ब्रिटिश कंपनी के लोग थे, उनकी जो सत्ता थी वो आसमान छू गई थी। तो ये भी आप इनको याद रखिएगा कि ये सारे परिणाम निकले। हालांकि इस तथ्य के बावजूद सरकार के रूप में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ कि मामलों का सर्वोच्च नियंत्रण क्लाइव के पास ही चला गया था। जैसे कि वहां पे मीर जाफर को हेड तो बना दिया गया था, जो उनका नवाब था वो मीर जाफर तो हो गया था, लेकिन जो नियंत्रण था, जो शक्तियों का नियंत्रण था, कोई भी मामला होता था उसका नियंत्रक जो था वो क्लाइव के हाथ में ही था, जिसके समर्थन पर नवाब मीर जाफर पूरी तरह से अपनी नई अधिग्रहित स्थिति को बनाए रखने के लिए निर्भर थे। जैसे कि अगर नवाब मीर जाफर को कुछ भी करना होता था तो वो उन पर डिपेंडेंट रहते थे। अंग्रेजों को कलकत्ता पर संप्रभुता प्रदान की गई, यानी सोवेरेनिटी दे दी गई, और अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक निवासी को नियुक्त किया, वहां पे अपना एक नुमाइंदा बैठा दिया कि जिससे कि उन पे नजर रख सके। तो ये सारी चीजें हुई। अब इफेक्ट की बात करते हैं कि इफेक्ट क्या क्या हुए। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल इफेक्ट। तो पॉलिटिकल इफेक्ट की बात करें तो प्लासी के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई, फ्रांस की सेना पराजित हो गई, और उसके बाद मीर जाफर वाज प्रोक्लेम्ड नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। मीर जाफर अपनी स्थिति से असंतुष्ट था और उसने अपनी नींव को मजबूत करने के लिए डचों को अंग्रेजों पर हमला करने का निर्देश दिया। जैसे कि जब आप किसी पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने उनको लालच दिया, उसके बाद जब उन्होंने साथ दिया मीर जाफर ने, उसके बाद उनको नवाब बनाया गया, तो सीधी सी बात है वो किंग मेकर हो गए अंग्रेज लोग। तो जब किंग मेकर पे मीर जाफर डिपेंडेंट हो गए कि हमने आपको जितवाया है तो जो हम कहेंगे वही आपको करना है, तो इसके वजह से मीर जाफर को परेशानी होने लगी। तो जब मीर जाफर को परेशानी होने लगी तो उन्होंने जो डच लोग थे, उनको बुला के उनसे हमला करवाने की कोशिश की अंग्रेजों पे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि राजनीति जो प्रभाव था वो क्या चल रहा था अंदर। उसके बाद जब डचों को उन्होंने बुलाया तो 25 नवंबर सन 1759 यानी 1759 में डच और ब्रिटिश सेना की चिंसुरा की लड़ाई हुई। तो जो आप याद रखिएगा कि चिंसुरा की लड़ाई अगर पूछी जाए तो इसका ईयर कभी कभार पूछा जाता है। तो आप बताइएगा चिंसुरा का जो वार है वो हुआ था 25 नवंबर 1759। तो 1759 को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे डच और ब्रिटिश सेना की लड़ाई हुई थी, चिंसुरा की लड़ाई। उसके बाद मीर कासिम को अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया गया था। जब ये सब हुआ उसके बाद जो मीर कासिम है उनको नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों ने खुद को बंगाल में प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। जब ये लड़ाई हो गई तो उसमें भी वो लोग जीत गए। उसके बाद मीर कासिम को उसका नवाब बना दिया गया, और उसके बाद अंग्रेज जो थे उन्होंने बंगाल में यूरोपीय शक्ति में अपना सत्ता स्थापित कर लिया, अपने आप को एक मजबूत स्थिति में प्रदान कर दी। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड क्लाइव हो गए। और उसके बाद प्लासी के बैरन और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी चुना गया। जो क्लाइव ने इसमें किया था, कार्य किया था, इतना अच्छा अपना मजबूत स्थिति प्रदान कर दिया था भारत में, तो इस वजह से इसको लॉर्ड क्लाइव बनाया गया। उसके बाद प्लासी के बैरन और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी इसको चुना गया। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। अब देखते हैं पॉलिटिकल प्रभाव तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं इकोनॉमिकल क्या प्रभाव थे, इकोनॉमिक क्या इफेक्ट्स थे, उसके बारे में समझते हैं। इंडियाज इकोनॉमी वाज सेवरली हार्म्ड। भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। जीत के बाद अंग्रेजों ने कर संग्रह के नाम पर बंगाल के लोगों पर सख्त नियम और कानून लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे भारी मात्रा में टैक्स इम्पोज करते थे, और उसके बाद जो भी उनका रूल था टैक्स के लिए उसको और मजबूत बना दिया था और बहुत कठिन बना दिया गया था। तो ये सारी चीजें होने लगी थी। मीर कासिम एंड ट्रीटी ऑफ 1760, मीर कासिम और 1760 की जो संधि हुई थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, क्या उसका बैकग्राउंड था। क्लाइव के हस्तक्षेप ने मीर जाफर को और अधिक चिढ़ाया था, उसे और अधिक परेशान किया था, इरिटेट किया था। और उसके बाद चिंसुरा में उसने डचों के साथ एक साजिश रची। तो चिंसुरा में आपको मैंने बताया ही था कि डचों की और अंग्रेजों की इसीलिए लड़ाई हुई थी। तो ये सब भी पॉइंट है।
उसके बाद हालांकि डचों को नवंबर 1759 में बेदारा में अंग्रेजी सेना द्वारा पराजित और अपमानित किया गया था। उस टाइम पे भी अंग्रेज सेना विन हो गई थी और जो डच सेना थी वो हार गई थी, यानी डिफीट हो गई थी। तो ये हो गया था। उसके बाद मीर जाफर के विश्वासघात और कंपनी को बकाया भुगतान करने में विफलता के कारण अंग्रेज चिढ़ गए थे। तो ये एक रीजन था। उसके बाद इसी बीच जाफर के बेटे मीरान की मृत्यु हो गई और बंगाल के नवाब के लिए मीर कासिम, मीर जाफर के दामाद और मीरान के बेटे के बीच लड़ाई छिड़ गई। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि 1760 के संधि के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कि क्या हुआ था उसके बाद। तो उसके बाद 1760 में मीर कासिम और कंपनी के बीच एक संधि हुई और कलकत्ता के नए गवर्नर वंसिन-टार्ट मीर कासिम के दावे का समर्थन करने के लिए सहमत हुए। तो इस तरीके से मीर कासिम नवाब बन गए और मीर जाफर को हटा दिया गया। तो इस तरीके से इतिहास में लोग एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते रहे और जीतते रहे और नवाब बनते रहे और उसका सारा मजा अंग्रेज लेते रहे। तो इस तरीके से अब मीर कासिम तो थे नवाब, लेकिन इस टाइम पे भी जो सत्ता थी, वास्तविक सत्ता थी, वो अंग्रेजों के हाथ में ही थी। तो अब बात करते हैं संधि के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। तो जो 1760 की संधि हुई थी उसके बारे में बात करें, जो मीर कासिम था वो बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों को कंपनी के हाथ सौंपने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद कंपनी को जो सिलहट है उसके चुनम व्यापार का आधा हिस्सा प्राप्त होगा, इसके लिए भी राजी हो गए। उसके बाद जो मीर कासिम था यहां पर भी नहीं रुका, उसने जो बकाया कर्ज का भुगतान करने के लिए तैयार हो गए। कंपनी का जो बकाया कर्ज था उसका भी भुगतान ये खुद करेंगे, उसके लिए भी ये राजी हो गए। उसके बाद बताया जा रहा है जो मीर कासिम ने दक्षिण भारत में कंपनी के युद्ध प्रयासों में 5 लाख रुपए का योगदान देने का वादा किया। तो ये भी हुआ। उसके बाद यह तय हुआ कि मीर कासिम के दुश्मन कंपनी के दुश्मन होंगे और उसके दोस्त कंपनी के दोस्त होंगे। तो जाहिर सी बात है, आप इतना सारी चीजें करोगे तो उसके बाद कंपनी कुछ ना कुछ तो आपको मेंटेन करने के लिए बोलेगी ही। तो ये सारी चीजें बताएं कि जो भी आपका दोस्त होगा वो हमारा दोस्त होगा, जो आपका दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस बात पर सहमति हुई कि नवाब के इलाके के काश्तकारों को कंपनी की जमीन पर बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इसके उलट भी मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में कंपनी के दबाव में इस्तीफा दे दिया, उसने रिजाइन कर दिया। उसके बाद मीर जाफर को प्रति वर्ष 1500 रुपए की पेंशन दी जाती थी। अब उसे पेंशन के रूप में 1500 रुपए दे दी जाती थी कि वो अपना जीवन यापन करें। कुल मिला के वो नवाब नहीं रहेंगे, मीर कासिम अब नवाब रहेंगे और बाकी सारी चीजें ऐसे ऐसे होंगी, वो सारी चीजें डिसाइड कर ली उन लोगों ने संधि में। अब देखते हैं मीर कासिम द्वारा क्या कदम उठाए गए, जो स्टेप्स उठाए गए उसके बारे में बात करते हैं। तो अलवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम सबसे अधिक योग्य था। अलवर्दी खान के जो सक्सेसर थे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही योग्य था। ठीक है, सत्ता संभालने के बाद मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता है, उसमें स्थानांतरित किया था। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी, यानी बिहार में की थी। तो आपको बताना रहेगा मीर कासिम। उसके बाद कलकत्ता में कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया था। तो जब इसने देखा कि कंपनी का यही रहता है कि वो जैसे उसके खिलाफ कोई करने लगता है या फिर कोई अपने मन से कार्य करने लगता है, तो कंपनी तुरंत उसको दबा देती है या फिर उसे रास्ते से हटा देती है और अपना सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखती है। तो इसको ये चीज मीर कासिम अच्छे तरीके से समझ गया था, तो इस वजह से वो अपनी उचित दूरी कंपनी से बनाए हुए था। उसने अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में नौकरशाही को अपने चयन के पुरुषों के साथ पुनर्गठित करना और अपने कौशल और दक्षता में सुधार करने के लिए सेना को फिर से डिजाइन करना शामिल था। इसने फिर से सेना को डिजाइन किया अपने तरीके से और जो भी उसके लिए योग्य था उनको भर्ती किया और जो उनके नौकरशाही में यानी कि जो उसके दरबार में जो लोग थे उनका भी चयन खुद से किया। तो ये सारी चीजें वो अपनाने लगा अंग्रेजों को देखते हुए। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन पूरे इस मामले का क्या निकलता है, उसके बारे में बात करते हैं। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की आश्चर्यजनक जीत के साथ समाप्त हुई, जहां 3000 ब्रिटिश और सिपाही सैनिकों ने 40 मिनट में, सिर्फ 40 मिनट लगे थे, उसमें सिराजुद्दौला की 18,000 आदमी दौला की फ्रैंको बंगाली सेना को हराया। अगर ब्रिटिश सैनिकों की बात करें तो उसमें सिर्फ 3000 थे और जो यहाँ पे सिराजुद्दौला की जो सेना थी 18,000 में, जो कि फ्रांसीसी सैनिक भी शामिल थे, उनको सिर्फ 40 मिनट में हरा दिया।
उसके बाद 1757 में प्लासी की जीत ने ब्रिटेन को भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस युद्ध के जीत से ही जो अंग्रेजी सेना थी, यानी जो ब्रिटेन की सेना थी, उसने अपनी मजबूत स्थिति को प्रदान किया, यहाँ पे अपना राज करने के लिए एक मजबूत स्थिति प्रदान की। उसके साथ ही साथ धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था और साम्राज्य का सबसे बेशकीमती अधिकार बन गया। 1757 के युद्ध की बात करें तो इसने ब्रिटिश सेना को, एक ब्रिटेन की जो सेना थी उसको एक अच्छी स्थिति प्रदान की, जिससे भारत पे उसका नियंत्रण हो गया और वहां के सारे बेशकीमती चीजों पे उसका अधिकार भी हो गया। ये अपने आप में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उस पर अधिकार करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस युद्ध के साथ ब्रिटेन ने इस सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। इतिहास में कुछ लड़ाइयां ऐसे ही दूरगामी परिणाम हुए, जैसे कि आप समझ सकते हैं जो बक्सर की लड़ाई थी, उसने इनके जो सत्ता थी, जो इनका अधिकार था भारत पे, उस पर मुहर लगा दी थी। तो आप इनको भी याद रखिएगा। मैं आगे आने वाले समय में मैं बक्सर के युद्ध पे भी बात करूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट थी, इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी था। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई, इसके रीजन क्या क्या थे, क्या क्या चीजें उसके बैकग्राउंड के रूप में कार्य किए, और क्या उसका परिणाम हुआ, किस तरीके से अंग्रेजी सत्ता भारत पे एकदम कब्जा अपना मजबूत कर लिया। ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर क्लियर पता चल गई हैं। आपसे क्वेश्चन में काफी बार प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा जाता है, उनसे कई सारे पॉइंट बनते हैं कि कौन कौन किस किस पक्ष में शामिल था, किस किस लोगों ने जो सिराजुद्दौला है उनके खिलाफ षड्यंत्र किया, और उस टाइम पे जो ब्रिटिश सेना का अधिकारी कौन था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर ली है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, मैं उस पर जरूर ही कार्य करूंगा, वर्क करूंगा। तो ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।